थैंक यू वेरी मच दोस्तों जिन्होंने कल एक्शन ली, राइट, जिन्होंने कल कुछ ना कुछ मदर नेचर के लिए किया। आपने सिर्फ मदर नेचर के लिए नहीं, आपने मदर नेचर के जितने भी बच्चे हैं, छोटी एंट से लेकर इंसान या फिर हाथी या फिर ब्लू व्हेल तक, जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, सभी के लिए एक छोटा सा येट एक प्रोफाउंड स्टेप उठाया है। एंड दिस इंडिकेट्स that you are a person with a strong will power। जो चीज़ जनरली लोगों को करनी पसंद नहीं है, वो चीज़ भी आपने कल की। जिन लोगों ने नहीं की है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार विल पावर के स्वाद को चखें, आप एक बार एक्शन लीजिए एंड यू विल फाइंड दिस थिंग एज वेल। होता है, कोई बात नहीं, कई लोग जो हैं वो थोड़े दिनों के बाद चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, इट्स ओके। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ डाइवर्सिटी, हम सब अलग हैं, हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा अलग हो सकता है। तो जिन्होंने एक्शन ली है, राइट, इट्स वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं ली है, तो जिन्होंने एक्शन ली है उनसे इंस्पायर होकर आपको भी एक्शन लेनी ही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस मौके को गवा दें। आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक एक्शन, भले ही अनकंफर्टेबल लगे, और लगना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो यही कंफर्ट जोन में थे ना हम। अब तो इस कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है, और कंफर्ट जोन के बाहर का जो सर्कल होता है ना, उसको कहते हैं स्ट्रेच जोन। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज पूरा दिन जितने भी आपके शहर या फिर गांव के चौराहे हैं वहाँ पर जाकर आप पानी का एक बकेट रख दीजिए, नो। मैं तो कह रहा हूँ बस एक छोटा सा स्टेप उठाइए, बस कंफर्ट जोन के थोड़ा ही बाहर निकलना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा जो है ना, ये डेथ जोन है, यहाँ पर नहीं जाना, यहाँ पर विल पावर की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। छोटा एक स्टेप लीजिए, थोड़ा बाहर निकलिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बदलाव से भागते हैं। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू रन अवे फ्रॉम दिस चेंज। द रीज़न इज़, आप सब लोग जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि जो मटेरियल है वो हर किसी के पास अवेलेबल है, हर किसी के पास। इमेजिन कीजिए कि एक एग्ज़ाम जो है, लेट्स से XYZ नाम की एग्ज़ाम है, हर साल 1000 लोग इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करते हैं, और लेट्स इमेजिन कि 1 लाख लोग जो हैं वो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अपियर होते हैं। तो ये सारे लोगों का गोल्स जो है वो क्या था? गोल तो सेम ही है, सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होता है। गोल तो सेम ही है कि इन सभी को 1 लाख लोगों को XYZ एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना है, लेकिन सिर्फ 1000 लोग ही इसको क्रैक क्यों कर पाए? ये सभी के सभी 1 लाख लोगों के पास जो मटेरियल था, वो जितना मटेरियल ये 99,000 लोगों के पास था, वही मटेरियल जो है मोर लाइकली सेम ये 1000 लोगों के पास भी यही मटेरियल था, फिर भी ये 1000 लोगों ने क्रैक क्यों कर लिया? तो दिस इट सेल्फ इंडिकेट्स कि गोल सेट करने से, सिर्फ गोल सेट करने से या फिर सिर्फ मटेरियल आपके पास होने से कुछ नहीं होता है। जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस हमेशा इंटरनल चीज़ों का ही होता है। विल पावर, फोकस, राइट, गिर कर फिर से उठने की वो क्षमता। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है इन सारी चीज़ों की? ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, उसमें आप स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल विल पावर। अब आपने अभी तक यही सुना होगा शायद कि विल पावर जो है वो कई लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, कई लोगों के अंदर नहीं होता है। और आई एम श्योर कभी ना कभी आपने यही सोच रहा होगा कि मेरे अंदर विल पावर की बहुत कमी है। कोई अगर आपको कहेगा भी कि आप बहुत अच्छे विल पावर वाले व्यक्ति हैं, तो भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, विल पावर की अंदर मेरे अंदर कमी है, क्योंकि उनको लगता है मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर ही नहीं पाता हूँ या कर पाती हूँ। लेकिन लेट मी टेल यू अ गुड न्यूज़। मसल्स जो है ना, जैसे हमारे मसल्स हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स ग्रो होते जाएंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। सेम थिंग हैपन्स विद विल पावर एज वेल। विल पावर भी एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से ये धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और सी द स्टेप्स दैट आई एम मेकिंग हियर। स्टार्टिंग में छोटे छोटे बदलाव होंगे, लेकिन एक समय के बाद जो ग्रोथ है ना, ये कंपाउंड ग्रोथ हो जाएगा।
ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपका विल पावर, आपका फोकस, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको विल पावर का तो एक स्वाद चखना पड़ेगा ना। आपको इतना तो एहसास होना चाहिए ना कि आपके अंदर वो विल पावर है, और वो तभी होगा जब आप एक एक्शन लेंगे। तो थैंक यू राइट टू ऑल दोज पीपल हु टुक एक्शन येस्टरडे। और याद रखिए, एक कमिटमेंट है आपका खुद का नेचर के साथ। मैंने ये थोपा नहीं है, आपने ही इसको एक्सेप्ट किया है क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं इसलिए। तो आज भी वो एक्शन जो है ना वो लेनी है। हीट वेव्स अभी ख़त्म नहीं हुई है, और आज जब आप एक्शन लेंगे, कल जो आपने एक्शन ली दैट वाज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ विल पावर, आज जब आप एक्शन लेंगे तो विल पावर के साथ साथ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स कंसिस्टेंसी। कीजिएगा ज़रूर। 19 मई 2022 है आज, दिन है थर्सडे। हमारे टेबल पर हैं 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। प्लीज शेयर दिस लेक्चर विद न्यू स्टूडेंट्स। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो फैक्ट्री है, ये यूक्रेन की एक फैक्ट्री है, स्टील प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है। एज यू कैन सी राइट, पेड़ की साइज़ देखिए, छोटे छोटे पेड़ नज़र आ रहे हैं, वैसे हैं बड़े बड़े पेड़। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और ये एक शहर है मैरियोपोल, तो यहाँ पर ये लोकेटेड है। अब देखिए, द हिंदू का ये आर्टिकल, इसका नाम है फॉल ऑफ मैरियोपोल। इसका मतलब ये है कि ये जो मैरियोपोल सिटी है, यहाँ पर जो एक स्ट्रगल चल रहा था यूक्रेन फोर्सेस वर्सेस रशिया, तो ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर कुछ हज़ार जितने डिफेंसिव फोर्सेस के जो लोग हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उन्होंने क्विट कर दिया है, उन्होंने अब अपनी हार जो है वो मान ली है। और अब ये जो यूक्रेन का सिटी है, इसमें फ़ाइटिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। रशिया ने एक लंबे समय से यहाँ पर एक सीज की थी, शीज यानी कि एक चढ़ाई की थी, और फाइनली रशिया ने इसको टेक ओवर कर लिया। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि बहुत सारे ऐसे फाइटर्स जो हैं वो अपने हाथ जो हैं वो ऐसे ही हवा में खड़े करके वो चल रहे हैं। दैट मीन्स कि दे आर नॉट फाइटिंग एनी मोर, दे आर रेडी टू सरेंडर। In fact, they have surrendered. Hundreds of fighters remained in steel mill. ये जो सिटी है, इस सिटी को तो रशिया ने कुछ हफ्तों पहले ही टेक ओवर कर लिया था। सिटी टेक ओवर हो गया था, लेकिन ये जो स्टील मिल है ये टेक ओवर नहीं हुई थी। यहाँ पर ये सारे फाइटर्स जो हैं वो अंदर थे, और वो एक टफ फाइट दे रहे थे, लेकिन फाइनली इसको कंट्रोल कर लिया है रशिया ने। और ये जो सिटी है ना, ये कहाँ पर आता है? एज यू कैन सी, दिस इज़ मैरियोपोल। अब ये मैरियोपोल जो है ये बेसिकली एक दोनबास रीजन, दोनबास में 2 राज्य आते हैं, एक है लुहांस्क और एक है दोनियास्क। तो ये पूरा जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं दोनबास रीजन। और यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है ये रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। अब 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स किया, तो ये वाला पोर्शन जो है, क्रीमिया वाला पोर्शन, तो इसको रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर भी एक तनाव भरी सिचुएशन एक 2014 से ही चल रही थी। जब से ये युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से यूक्रेन की जो नेशनल फोर्स है और इसी के साथ वहाँ की एक एज़ोव बटालियन है। तो एज़ोव बटालियन जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो 5 लाख की पॉपुलेशन वाला जो शहर था, तो इसमें से कुछ रीजन को अपने कंट्रोल में रखा, और बाकी के जो लोग हैं, प्रो रशियन लोग जो है या फिर रशियन स्पीकिंग लोग जो हैं, उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की एक्सेट्रा। लेकिन फिर युद्ध जो है वो एक नए लेवल पर पहुंच गया, और फिर यहाँ के जो लोग थे वो इस शहर को छोड़कर जाने लगे। लेकिन एंड तक ये जो एज़ोव बटालियन है वो फाइट दे रही थी, लेकिन एज़ोव बटालियन जो हैं वो फिर फाइनली हार चुकी हैं। ये शहर जो है ये एज़ोव बटालियन का एक हेडक्वार्टर भी है। बट एनीवे, अब चीज़ें जो हैं वो ये हो चुके हैं। बट अब हमें ये देखना है कि ये जो एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है, मीन्स अब किस दिशा में ये जा रहा है। द थिंग इज़ कि 3 महीने लगे। रशिया की फोर्स कितनी ताकतवर है, कितनी बेटर इक्विप्ड है, और इतनी बड़ी फोर्स को, इतनी ताकतवर फोर्स को 3 महीने लगे एक ऐसे शहर को कंट्रोल में लेने के लिए जो जनरली 2014 से उनके ही कंट्रोल में था। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो प्रो रशियन थे। तो यहाँ पर
कंट्रोल करने में इतना वक्त लगा। एनीवे रशिया के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है ये, बट दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये जो युद्ध है ना, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, ये आगे और चलता ही जाएगा और पेनफुल होता ही जाएगा। तो ये सबसे डरावनी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, जैसे कि ये जो यूएसए और दूसरे देश हैं, ये देश प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को, लेकिन फिर भी यूक्रेन टेरिटरीज हार रहा है। रशिया जो है वो इतना ताकतवर होने के बावजूद भी बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा है। और नेटो का एनलार्जमेंट हो रहा है। जो मेन अटैक किया था वो क्यों किया था कि नेटो जो है वो उसका स्प्रेड ना हो। अब हमने देखा कि फिनलैंड और स्वीडन है वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमें नेटो का पार्ट बनना है। तो बॉटम लाइन ये है कि इस युद्ध में कोई भी एक विनर नहीं है, हर किसी की इसमें हार ही होगी। ये 3 महीनों के बाद नहीं, उससे पहले भी पता था, लेकिन अब ये चीज़ जो है वो प्रूव होती जा रही है कि ना तो इसमें रशिया जीत पाएगा, ना तो यूक्रेन जीत पाएगा, ना तो नेटो जीत पाएगा, ना यूएसए जीत पाएगा। तो अगेन वही बात फिर से आती है कि समझदारी से बातचीत के माध्यम से इस युद्ध को रोका जा सकता है, वरना ये इसी प्रकार की खबरें जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलती रहेगी। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, इतिहास मीन्स आने वाले कल के लिए भी, भविष्य को भी इस युद्ध से ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनी वन ऑफ अस। दूसरा इसका एक एग्जाम्पल लें, हेल्प अफगान, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अब इस तस्वीर को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, राइट। ये वहाँ के सिविलियंस हैं, नॉर्मल लोग हैं, मेरे और आपकी तरह रहने वाले नॉर्मल लोग। एंड ऑब्जर्व इट, राइट। एक छोटी सी आई थिंक टीनेजर बच्ची है और उसके यू कैन सी हर हैंड इज मिसिंग, राइट। और एज यू कैन सी ब्लड। तो ये इतनी सारी ख़राब सिचुएशन हो चुकी है अफ़गानिस्तान की। और एक मीटिंग हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं रैट्स, RATS, रैट्स, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। किसका? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। SCO के 8 मेंबर्स हैं, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्ग रिपब्लिक या फिर किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये हो गए 8 मेंबर्स इसके। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ देशों को क्विकली देख लेते हैं। देखिए पाकिस्तान यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, दिस इज़ अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे देश यहाँ से दूर नहीं हैं। चाइना का भी अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ चाइना भी शेयर करता है। तो बॉटम लाइन ये है कि अफ़गानिस्तान में कुछ भी अगर होता है तो ये सारे के सारे देशों के ऊपर इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी ही। और अभी दुनिया का ध्यान कहाँ पर है? यूक्रेन पर है। यूएसए ने भी अफ़गानिस्तान को अपने हाल पर छोड़ दिया, तालिबान को एक प्रकार से गोद में दे दिया अफ़गानिस्तान कि आपको जो करना है कीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ऐसी हो गई है, पिछले 3 महीनों की बात करें तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है और लोकल इकोनॉमी जो है ये भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहाँ की 50% पॉपुलेशन, टॉकिंग अबाउट 20 मिलियन अफगान्स, राइट, 2 करोड़ लोग जो हैं, जो अफ़गानिस्तान की 50% पॉपुलेशन कुछ 2 करोड़ जितनी है, उनको भूखमरी का सामना है, एक्यूट हंगर, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी वहाँ पर। अभी वहाँ पर भी उतनी ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं, खाने पीने की चीज़ें आपके पास नहीं है, मेडिसिन नहीं है उनके पास, बेसिक जो मेडिसिन हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन 2022। और गर्ल्स जो हैं अब वो सेकेंडरी एजुकेशन को अटेंड नहीं कर सकती। महिलाएं जो हैं वो यूएसए जब तक वहाँ पर था, आप पकड़ लीजिए 2002 के बाद की बात है, जब धीरे धीरे चीज़ें वहाँ पर इम्प्रूव हुई, तो लगभग एक पूरी जनरेशन जिनका जन्म 2001-2 के आसपास हुआ या फिर उससे थोड़ा पहले हुआ था, जब वो लेट्स से आज के जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं 2021 जिनकी एज है, तो उनका जन्म जब हुआ तब जब वो थोड़े बहुत स्कूल जाने लगे, थोड़े बड़े हुए, तब से वहाँ पर इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा था। अब उन्होंने एजुकेशन और ये सारी चीज़ें हासिल कर ली, उनके सपने थे, उनको भी जैसे हमें भारत से प्यार है वैसे उनको भी अफ़गानिस्तान से प्यार है क्योंकि वो वहाँ के हैं।
तो उनका भी ये सपना था कि उनका देश जो है उसमें तरक्की होगी, अच्छी चीज़ें वहाँ पर होगी, उनको भी कार्स चलानी है, बाइक्स चलाने हैं, अच्छा घर बनाना है। वो भी फेसबुक, यूट्यूब एक्सेट्रा सारी चीज़ें देखते हैं, उनको भी पता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस प्रकार का जीवन है। तो ये सारे सपने जो हैं वो टूट गए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी अफ़गानिस्तान की जो जॉब कर रही थी, अच्छी अच्छी जॉब्स कर रही थी, वो प्रूव कर रही थी वहाँ पर कि उनके अंदर भी वो कैलिबर हैं। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, करोड़ों सपने जो हैं वो ख़त्म हो गए। और ह्यूमैनिटेरियन और सोशल ट्रेजेडीज़ की बात करें तो काफ़ी टेरेबल, काफ़ी भयानक सिचुएशन है वहाँ पर। और दुनिया की कोई भी सरकार जो है वो तालिबान के साथ डील करना नहीं चाहती है, इसलिए वहाँ पर कोई मदद भी नहीं भेज रहा है। और टेररिज्म और वायलेंस की बात करें तो ये बढ़ता जा रहा है। ईरान और पाकिस्तान, ये दो देश ऐसे हैं, मैं यहाँ पर क्विकली आपको दिखा दूँ तो एज यू कैन सी हियर, सो दिस इज़ पाकिस्तान, एज यू कैन सी ये रहा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा ईरान। तो ये एक प्रकार का ट्रायंगल है। ईरान जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान के साथ, और अफगानिस्तान जो है वो ईरान और अफगानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब वहाँ पर सिचुएशन कैसी हो गई है कि टेररिज्म और वायलेंस जो है ये ईरान और पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ रहा है, और बहुत सारे रेफ्यूजीज़ जो हैं वो अफ़गान के रेफ्यूजीज़ या तो ईरान चले गए हैं या फिर पाकिस्तान चले गए हैं। तो ये सारे एससीओ मेंबर्स के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए, और इसको लेकर कुछ करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये इश्यू जो है ना ये हमारे पड़ोस में हो रहा है, और इसमें से बहुत सारे एससीओ के मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ की वजह से प्रभावित होंगे। इस्लामिक स्टेट और तारीख़ तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों ने दुरंद लाइन की दोनों तरफ, दुरंद लाइन यानी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है इसका नाम है दुरंद लाइन। तो इसके तरफ, इस अफ़गान साइड और पाकिस्तान साइड दोनों तरफ वायलेंस जो है उसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया है। भारत ने पिछले 2 दशकों से 20 ईयर्स से भारत ने यहाँ पर छोटे बड़े इन्वेस्टमेंट किए थे। हमने वहाँ पर डैम्स बनाया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, टीचर्स को ट्रेनिंग दी, पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों पर पानी फिर जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया तो, या फिर अगर दुनिया ने कुछ नहीं यहाँ पर किया तो। और पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि भारत का इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़े। लेकिन ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए भारत से जो भी मदद हो सकती है, और सिर्फ भारत से नहीं, भारत अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, एससीओ के मेंबर्स और दूसरे ग्रुप्स को मिलकर अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए। और वे सारे जो अच्छे लोग जिनको वीज़ा दिया जा सकता है टेम्पररी बेसिस पर भी, अगर उनकी जान बचाई जा सकती है और उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सकता है, तो ऐसा करने के बारे में एससीओ के मेंबर्स को इंक्लूडिंग इंडिया को सोचना चाहिए। विल रिप्लेसिंग पीएचडी प्रोफेसर्स विद प्रैक्टिशनर्स वर्क। मैं एक रेल देख रहा था, राइट, और उस रेल में ऐसा था, आई एम नॉट श्योर अगर आपने देखी हो या नहीं, लेकिन लेट मी टेल यू उस रेल में क्या था कि वो कह रहे थे कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो मेडिकल कॉलेज, और हमेशा मेडिकल कॉलेज और जो हॉस्पिटल हैं वो एक साथ होती है, यानी कि आजू बाजू में होती है, और आप जो आपके टीचर्स प्रोफेसर्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स ही होते हैं, राइट। और वो सुबह आपको चीज़ें पढ़ाते हैं और दोपहर के बाद वो ऑपरेशंस करने के लिए जाते हैं। एंड फिर उन्होंने ये कहा कि आपको इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, आप पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर हॉस्पिटल में भी काम करते हैं। और बिज़नेस स्कूल में ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री जो है वो कहीं और होती है और आपकी जो कॉलेज है वो कहीं और होती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की बात थी कि ये इंटीग्रेशन जो है वो बिज़नेस वर्ल्ड में नहीं है। और ये वाला आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो यही चीज़ आपको देखने को कि जो पीएचडी के प्रोफेसर्स हैं उनकी जगह पर जो बिज़नेस कर रहे हैं ऐसे लोगों को हम प्रोफेसर्स बनाए। तो यूजीसी ये चीज़ करना चाहती है। यूजीसी ने कहा है कि जो सीयूज़ यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पीएचडी क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी था। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो फिर आप पढ़ाई नहीं करवा सकते सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अब ये चीज़ जो है वो सेंट्रल यूजीसी चेंज कर रहा है, और ये चेंज इसीलिए भी है शायद क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 2021 में, दिसंबर 2021 में अगर आप देखें तो 10,000 जितनी टीचिंग पोजीशन वेकेंट है, 10,000 जितने प्रोफेसर्स की शॉर्टेज है। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिया है। अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनकी नो डाउट एक डोमेन एक्सपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इलॉन मस्क आपको बिजनेस पढ़ाने के लिए आए
तो यस, आपको एक नई एक एक्सपर्टीज़ उनके अंदर देखने को मिलेगी, उनके उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, हाउ टू क्रिएट योर विजन, ये वो एक्सेट्रा, सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलेगी। बट टीचिंग जो है इट्स मोर लाइक कि क्या आप वो नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक सबसे बेस्ट टीचर, प्रोफेसर जो भी हैं, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन, और चीज़ों को अगर आप, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप समझा सकें और वो समझ ले चीज़ों को, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल दैट इज़ रिक्वायर्ड। दूसरी भी स्किल्स है, जैसे कि उनका इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। अब यूजीसी के जो चेयरमैन हैं मामीदाला जगदीश कुमार, उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एम्फेसिस करती है कि इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए, तो इट्स ए गुड थिंग। जर्मनी में भी ये होता है कि जर्मनी में जो कोर्सेज हैं तो उनको डिज़ाइन करने के लिए इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया जाता है और वो फिर इनपुट्स अपने देते हैं और उस हिसाब से चीज़ें की जाती है। तो अच्छी बात है ये, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर पीएचडी के टीचर्स जो हैं, मीन्स टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स जो हैं, उनको हटाकर अगर हम सिर्फ ऐसे बिजनेस करने वाले लोग या फिर एक्सपर्ट्स जो हैं उनको सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो हैं, राइट, व्हेन आई से सो कॉल्ड आई डोंट मीन टू से कि वो एक्सपर्ट्स नहीं, बट द थिंग इज़ कि उनकी एक्सपर्टीज़ होगी वो उनके जो भी बिजनेसेस हैं उनसे रिलेटेड ही होगी। अब पीएचडी टीचर्स जो है ना वो ट्रेंड होते हैं कि स्टूडेंट्स के हाउ और वाई वाले क्वेश्चंस को वो आंसर देते हैं। पीएचडी टीचर्स जो हैं ये रिसर्चर्स होते हैं, और सबसे बड़ा इश्यू हमारे देश में जो हमेशा होता आया है, और मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ताने भी सुने इस बात के, लेकिन उस टाइम पर मुझे पता नहीं था इस चीज़ का, लेकिन नाउ आई नो, और मैं एक्सप्लेन भी ये चीज़ आपको कर सकता हूँ। हमेशा ये कहा जाता है एक वर्ल्ड है, एक थियरी का वर्ल्ड है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। हमेशा यही कहते हैं कि आप अभी तो बस किताबी ये हैं, आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो पता चलेगा ये है वो है। द थिंग इज़ इनको रिलेशन ही नहीं पता है थियरी और प्रैक्टिकल में। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। दोनों के बिना एक दूसरा काम कर ही नहीं सकता। थियरीज जितनी इम्पोर्टेंट है ना उतनी ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकलिटी है। और थियरीज़ को जब आप समझेंगे, जो कहते हैं कि क्या किसी चीज़ को सीखने के लिए उसको करना ज़रूरी ही है, द आंसर इज़ नो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। 2 माले की बिल्डिंग से अगर कोई गिरेगा तो उसके हाथ पैर टूट सकते हैं या फिर वो मर भी सकता है। ये चीज़ करने के लिए आपको उसको कूदने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को ऐसा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं जगह से गिरे होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर ये इतना पेनफुल है तो वो कितना पेनफुल हो सकता है। सिंपल। तो ये इंसानों के अंदर ये एक ऑब्जर्वेशन से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये एक गिफ्ट है, इसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और पीएचडी टीचर्स जो हैं वो नई नॉलेज को भी जनरेट करते हैं। और थियरीज कब बनती हैं? थियरीज तब बनती हैं जब आप किसी चीज़ को करते हैं, राइट। आपने कोई चीज़ की, फिर उस चीज़ की एक सिस्टम तैयार हुई और पता चला कि चलो ऐसे ऐसे स्टेप्स को 1 2 3 को फॉलो अगर आप करेंगे तो आपको ये 4 मिलेगा। तो ये चीज़ जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हुई, उस चीज़ को फिर थियरी में नोट डाउन किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, उसको प्रूव किया जाता है कि चलो ये चीज़ करने से 1 2 3 करने से आपको 4 मिलेगा। और फिर जो व्यक्ति 4 से आगे बढ़ना चाहेगा ना, वो थियरी के पास आएगा। वो फिर से 1 2 3 करके और 4 पर पहुंचे और फिर वो प्रूव नहीं, वो थियरी के पास आएगा। वो देखेगा कि ओके 1 2 3, उसके बाद 4 आएगा, तो 4 के बाद क्या है, चलो अब उसको करने की कोशिश करते हैं। या तो वो रिसर्च करेगा या फिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। तो दोनों चीज़ों का एक दूसरे का मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और हम देखते हैं कि आज के ज़माने में जो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस पर्सनल हैं, जो बिजनेस मैन एंड वुमेन हैं, वो क्या करते हैं, वो बिज़नेस के साथ साथ बहुत सारी बिज़नेस की बुक्स और इन सारी चीज़ों की पढ़ाई करते रहते हैं। डॉक्टर बनने के बाद अगर आपको बस वहीं पर बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, राइट, तो आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन उसके बाद क्या? आपने अगर हेयर कटिंग करना सीख लिया,
बेसिक हेयर कटिंग सीख लिया, आपने एक सैलून है या फिर एक हेयर ड्रेसर की एक दुकान भी खोल ली, तो क्या आप बस ख़त्म हो गया? नहीं, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। अब आपको नई नई चीज़ें सीखनी हैं, कैसे कलर लगाया जाता है, ये वो एक्सेट्रा। मीन्स इट्स ऑलवेज लाइक आपको ग्रो ही करना पड़ता रहता है, राइट? ये नॉलेज के हिसाब से आप जो भी सीखता रहना पड़ता है और आपको आगे आगे बढ़ना है। तो ऐसा मान लेना कि पीएचडी के टीचर्स जो हैं वो सिर्फ थियरीज ही पढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उनका वो नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। और ये मान लेना कि जो जो बिजनेस चला रहे हैं वो अच्छा एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट, राइट? तो व्हाट वी नीड इज़, वी नीड के जिन जगहों पर अगर ऐसे कुछ कैलिबर वाले लोग हैं जिनके पास लेट्स से पीएचडी नहीं है लेकिन उनके पास अच्छा एक्सप्लेनेशन का पावर है, वो नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अच्छी एक्सपर्टीज़ है उनकी, तो यस उनको कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग पोजीशन ऑफ़र की जा सकती हैं। लेकिन फिर सारे पीएचडीज़ को हटाकर फिर हम सारे ऐसे जो प्रैक्टिकल करने वाले लोग या फिर बिजनेस मैनेजर्स या फिर बिजनेस ओनर्स और उनको ही बिठा देंगे, तो फिर स्टूडेंट का सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्या यही चीज़ बिजनेस वाले करेंगे कि सारे अपने मैनेजर्स और उनको हटाकर फिर पीएचडी वाले लोगों को यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि पीएचडी और टीचर्स जो हैं उनकी बेस्ट कोर कॉम्पिटेंसी है कि वो नॉलेज को ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे ही जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है कि वो जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं वो उनके लिए वो बेस्ट है। तो दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं और हमें ऐसे वेन डायग्राम ढूंढने हैं कि ऐसे लोग जो दोनों वर्ल्ड में अच्छे हों, ऐसे लोगों को हम वैकेंसीज फिलअप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट? किसी का सर्कल हटाकर अपना सर्कल नहीं बनाना है। तो दिस इज़ अ थिंग। अब देखते हैं सरकार इसमें क्या आगे करती है। डेथ बाय ब्रेथ पायोनियर का ये आर्टिकल है, नाम से ही पता चल गया होगा या फिर इमेज देखकर ही पता चल गया होगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोल्यूशन, पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन। क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट हमारे देश पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उसी के साथ साथ पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और पोल्यूशन की वजह से दुनिया में इतने सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही है। 6.6 मिलियन लोगों की प्री मैच्योर डेथ हुई 2019 में बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, और इसमें से 17.8% यानी कि 1.67 मिलियन लोग, 1.67 मिलियन, वी आर टॉकिंग अबाउट कितने 16 लाख, लगभग 17 लाख लोगों की मृत्यु हमारे देश में हुई, प्री मैच्योर डेथ हुई 2019 में बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। जस्ट इमेजिन के पोल्यूशन कितना बड़ा किलर बन चुका है। हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन को एक हद तक हमने कम किया बिकॉज ऑफ दिस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें सब्सिडी पर ये सिलेंडर दिया जाता है, राइट? एलपीजी सिलेंडर। तो इसकी वजह से वो जो चूल्हा और वो सारी चीज़ें थी वो तो कम हुई, नो डाउट, राइट? उसका इस्तेमाल कम हुआ है इंडोर, और क्योंकि उससे महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा लंग्स के डिजीज़ और ये सारी चीज़ें होते थे, और इससे अलावा भी बहुत सारी तकलीफ़ होती थी। वो लकड़ी ढूंढने के लिए जाना, उसको कलेक्ट करके लाना, तो बहुत ज़्यादा लेबर वर्क बढ़ जाता था, अपने परिवार को समय नहीं दे पाती थी। तो ये सारी चीज़ों में बदलाव आया है। अब टेम्परेचर जब बढ़ता जाता है और अनटाइमली बारिश होती है ना, धूप और बारिश, इसका जो कॉम्बिनेशन है, तो इसकी वजह से वेक्टर बोर्न डिजीजेस भी काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं, मच्छर की वजह से और इन सारे वेक्टर्स की वजह से होने वाले डिजीजेस। फॉर एग्जांपल डेंगू इन्फेक्शन की बात करें तो 2018 में 1,93,000, सॉरी लास्ट ईयर, राइट, लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 1,93,245 इन्फेक्शंस हुए, 306 लोगों की मृत्यु हुई बिकॉज ऑफ डेंगू। ये 2018 के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। और जिन राज्यों में, अभी मैंने आपको कल ही बताया था ना, कल या फिर परसों हम बात कर रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बारिश होगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो अब जिन राज्यों में थोड़ी बहुत बारिश हुई है वहाँ पर ऑलरेडी वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो हैं, वो इन्फेक्शंस हैं, वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और सितंबर 2022 तक हमारे बहुत सारे रीजन्स में इरेटिक और एक्सेस रेनफॉल होगी, और पानी के साथ जो भी डिज़ास्टर होते हैं या फिर पानी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो है ना, उसमें आपको यही, कहीं पर सुनामी आ गई तो सुनामी के बाद सेकंड जो इनिंग होगी वो डिजीज़ की होगी। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो वहाँ पर भी डिजीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा, डेंगू एक्सेट्रा काफ़ी बढ़ जाएंगे। आईसीएमआर का कहना यह है कि क्लाइमेट क्राइसिस प्लस जो फटाफट अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से भी ये हो रहा है। बहुत सारे दुनिया के साइंटिस्ट और मेडिकल जर्नल्स ने भी ये कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ये जो अर्बनाइजेशन है, इन सारी चीज़ों की वजह से डेंगू और मलेरिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। और वी नो के
आने वाले 80 ईयर्स में टेम्परेचर जो है ये 3.7 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अब आप सोचिए कि पिछले कुछ सालों के अंदर 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, तो उससे कितना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। और 3.7 होगा तो इसकी सीवियरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वाटर पॉल्यूशन की वजह से 1.36 प्री मैच्योर डेथ्स हो रही हैं। और इसके अलावा 2019 में अगर आप देखें तो 4.5 मिलियन लोग जो हैं उनकी ये पॉल्यूशन की वजह से मृत्यु हुई है। तो अलार्म बेल्स जो हैं वो बजने लगे हैं, राइट, कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के कंपेयर आप देखिए 2000 में 2.9 मिलियन लोगों की मृत्यु जो है वो पॉल्यूशन की वजह से हो रही थी। 2015 में ये आंकड़ा 4.2 हो गया और अब ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और भारत में आप देखिए दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ हमारे देश में हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भारत ने किस देश के साथ साइन की है? बहुत ही ईजी है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू हैंडल इट। Please don't forget to share the lecture, and I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.